नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ डाकनी का फाइनल पार्ट। तो शुरू करते हैं। मुझे बचा ले भाई, मैं उस नरक से दोबारा नहीं गुजरना चाहता। उस पल को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शांत हो जा यार, तूने बस एक सपना देखा है, इतना क्यों हाइपर हो रहा है? पर पर मेरी ये हालत भी क्या सपने में हुई है? क्या भाई मेरी बात मान, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है मेरे साथ। भाई ये एक मेडिकल कंडीशन है, तुझे ज़रूर नींद में चलने की बीमारी हो गई है। तू ज़रूर नींद में चलकर कहीं पहुंच जाता है। डॉक्टर को दिखा और अच्छी नींद ले, स्टूडियो का काम मैं देख लूँगा। सुधीर साइंस की घुट्टी पिलाकर लौट गया था, लेकिन राज जानता था उसे कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं है। राज को अब आंखें बंद करने में भी डर लगने लगा था। खुली आंखों में भी उसे बार बार ऐसा लगता जैसे उसके शरीर पर कुछ रेंग रहा हो। वो डरा सहमा सा एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। रगड़ रगड़ कर नहाने के बाद भी वो बदबू जैसे उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पूरा दिन यूं ही डरते सहमते हुए बीत गया था। रात के 11 बजे का समय था। राज की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं, लेकिन कल रात के बाद से उसे सोने में बहुत डर लग रहा था। राज किसी भी तरह जागने का प्रयास कर रहा था, फिर भी तकरीबन 1 बजे उसकी आंखें बंद करते ही फिर से राज उसी बदबूदार सीलन और फफूंदी वाली जगह पहुंच गया था। उसके शरीर पर घिनौने कीड़े और छिपकली रेंग रही थी। राज पागलों की तरह चीख चीख कर उन कीड़ों को खुद से दूर कर रहा होता है कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। हड़बड़ाहट में राज ने नजर ऊपर की तो देखा वही 8 फीट लंबी स्त्री भयानक चेहरे के साथ ठीक उसके सामने खड़ी हुई है। राज के होश फिर से गुम होने लगे। अचानक एक चीख के साथ उसकी आंखें खुल गईं। राज डर से हाँफ रहा था, उसकी सांस भी जैसे अटक सी रही थी। बदन पर से कपड़े नोचे हुए थे और पूरे शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। नाखून से नोचने के कारण जगह जगह से खून रिस रहा था। डर उसके ऊपर ऐसा हावी हो गया था कि अगले 60 घंटे तक वो अपने कमरे में बिना सोए बिना खाए यूं ही कोने में दुबका बैठा रहा। अब उसे काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री बार बार घर में यहाँ से वहाँ आती जाती दिखाई दे रही थी। सो न पाने के कारण उसकी आंखें काली और गड्ढेदार हो गई थीं। बैठे बैठे उसकी पलकें बंद हो रही थी। राज बिल्कुल बेसुध हो गया था। कभी वो यहाँ कभी वहाँ खो जाता, तो कभी अचानक से चौंक कर अपने ऊपर से कुछ झटकता, कभी घबराकर बिस्तर से बाहर झाँक देखता, तो कभी वापस बेड के कोने में आकर सिमट कर बैठ जाता। जागने की लाख कोशिश करने के बाद भी 60 घंटे के बाद नींद के जोर में आकर रात के 3 बजे वो एक तरफ लुढ़क गया था। तभी उसके चेहरे को कोई कोमल सा आंचल छूकर गया। राज को अपने चेहरे पर नरम मुलायम हाथ का स्पर्श महसूस होने लगा। अगले ही पल एक सुंदर स्त्री उसके आसपास घूमने लगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राज अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे रिझाने का प्रयास कर रही है। राज उसके रूप पास में उलझ गया था। सम्मोहन ऐसा था कि उसे प्रेसी के रूप में पाने की कामना उसके मन में जोर मार रही थी। अचानक एक तेज आवाज़ से उसका ध्यान उस सुंदर स्त्री से हटकर अपनी ओर खिंचा। राज का मोबाइल लगातार रिंग कर रहा था। रिंग की आवाज़ से राज ने आंखें खोली तो पाया जो कुछ भी वो महसूस कर रहा था वो मात्र एक सपना था। उसने हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ से उसका भाई का फ़ोन था। माँ नहीं रही भाई, नहीं रही, बस तू जल्दी से घर आ जा। फ़ोन से आती हुई छोटे भाई की आवाज़ दिमाग पर हथौड़े की तरह लगने लगी थी। ऐसे कैसे? क्या हुआ माँ को? क्या बक रहा है? पता नहीं भाई, अचानक माँ को एक उल्टी आई और उसी पल भगवान को प्यारी हो गई। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपने गांव पर ही कुछ दिनों के लिए ठहर गया। उस रात जब वो सोया तो फिर उसे वही भयानक सपना आया। राज पागलों की तरह चीख रहा था और अपने जिस्म को नाखूनों से खरोच रहा था। उसके शरीर से जगह जगह खून बह रहा था। राज की ऐसी हालत देखकर राज का छोटा भाई बहुत घबरा गया और जल्दी से अपने चाचा को बुला लाया। राज का यह व्यवहार सामान्य नहीं है, कुछ तो हो रहा है इसके साथ। चाचा जी एक गिलास पानी लेकर राज के मुंह पर फेंकते हैं तो राज जैसे नींद से जाग जाता है।
अपने सामने छोटे भाई और चाचा को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। ये तुम क्या कर रहे थे राज? क्या हो गया है तुम्हें? कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? चाचा जी की बात सुनकर राज शमशान घाट से लेकर अभी तक की सारी घटना उन्हें बता देता है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है तुमने राज, और मुझे ये किसी प्रेत का काम नहीं लगता है। शायद हमें उसे अघोरी बाबा के पास जाना होगा, वही इस समस्या का समाधान बता सकेंगे। चाचा जी की बात सुनकर राज का छोटा भाई अनुज, चाचा जी और राज तीनों अघोरी बाबा की तलाश में निकल जाते हैं। काफ़ी पूछताछ करने के बाद राज को वही अघोरी साधु कुंभ के मेले में दिखाई पड़ते हैं। वो रहे, उनके पैर पकड़ लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा, बस एक बार सब ठीक कर दें वो। राज दौड़कर अघोरी बाबा के पास जाता है और हाथ जोड़कर रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैंने आपकी साधना, आपकी शक्ति का और आपकी बातों का बहुत मजाक बनाया है। नहीं जानता था कि वास्तव में ऐसी शक्तियाँ होती हैं, इसलिए उस दिन मैंने आपका शमशान में पीछा किया और कैमरा लगाकर साधना करते हुए आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं सब जानता हूँ, और तेरी सूरत देखकर यह भी समझ गया हूँ कि उस दिन के बाद एक रात भी तू चैन से नहीं सो पाया है। ज़रूर तेरे घर में किसी अपने की मौत भी हुई होगी। बाबा की बात सुनकर राज के माथे पर पसीना आ गया। हाँ बाबा, आपकी एक एक बात बिल्कुल सच है। तो क्या मेरी माँ की मौत भी इसी कारण हुई है? और मुझे बताइए, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और कैसे मुझे इन सब से छुटकारा मिलेगा? तूने डाकनी की साधना का मजाक उड़ाया है। हम अघोरी पंथियों की सबसे बड़ी साधना है ये। जो डाकनी की साध लेता है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी सारी शक्तियाँ उसकी गुलाम बन जाती हैं। डाकनी कोई प्रेत नहीं है। शमशान डाकनी एक प्रकार की ऊर्जा का स्वरूप है। साधक को वो स्त्री स्वरूप दर्शन देती है, लेकिन उसकी सिद्धि का सबसे पहला अनिवार्य नियम यही है कि उसे एकांत में किया जाता है। साधना करते समय अगर कोई भी आसपास हुआ तो डाकनी उसे आशीर्वाद नहीं, श्राप देती है। मेरे 3 दिनों की साधना को तूने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं सफल कर दिया। मैं अपनी साधना के अंतिम दौर में था। डाकनी मेरे तब से प्रसन्न भी हो गई थी, और जब वो प्रकट हुई तो उसकी नज़र तुझ पर पड़ गई। डाकनी सिद्धि में यदि डाकनी प्रसन्न हो जाए तो वो तन मन धन और सांसारिक भौतिक हर तरह का सुख ला कर दे सकती है, किंतु यदि साधना का परिणाम स्वरूप उसे क्रोध आ जाए तो उसके क्रोध से कोई नहीं बच सकता। अब तेरे पीछे शक्तिशाली शमशान डाकनी लगी हुई है। वो तुझे नरक से भी ज़्यादा यातनाएं देगी, डराएगी और समय समय पर रूपवती बाला बनकर रिझाएगी। अगर उस समय तूने एक पल को भी डाकनी को अपनी प्रेमिका के रूप में कल्पना कर ली तो वो तेरे परिवार के एक सदस्य को ले जाएगी। इसी तरह बारी बारी से वो तेरे परिवार के सभी सदस्यों को मार डालेगी और अंत में तुझे भी ख़त्म कर देगी। मेरे कर्मों की सज़ा मेरे परिवार को क्यों मिल रही है बाबा? कोई उपाय बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तंत्र मंत्र और काली शक्तियों में डाकनी सबसे बड़ी शक्ति होती है। उस शक्ति से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, इसलिए तुझे उससे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी एक उपाय ज़रूर है, लेकिन उसे निभा पाना बहुत कठिन है। बता, कर पाएगा? चाहे जो हो जाए मैं ज़रूर करूँगा बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। अब की बार जब डाकनी तेरे स्वप्न में रूपवती स्त्री बनकर आएगी, तुझे तरह तरह से रिझाने की कोशिश करेगी, उस पल में तुझे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और उसे अपनी माता के रूप में देखना। हाथ जोड़कर उसके सामने नतमस्तक हो जाना और कहना, आप मेरे लिए माता समान हैं। इसके अलावा मेरे मन में आपके लिए कोई भी भाव नहीं आ सकते। अगर डाकनी को तेरी बात पर भरोसा हो गया तो शायद वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। डाकनी को छलने की भूल मत करना, नहीं तो अंजाम तू जानता है। राज बाबा को धन्यवाद देता हुआ वहाँ से अपने घर लौट आता है।
पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे राज की हिम्मत बिल्कुल टूट सी गई थी। उसी रात वो तकरीबन 1 बजे तक जागता रहा। फिर मोबाइल देखते हुए उसे कब नींद आई उसको पता ही नहीं चला। राज नींद में ही फिर से उसी गंदी जगह पर पहुंच गया था। वो घबराया सा एक कोने में खड़ा था। तभी उसे अपने हाथों पर एक कोमल सा स्पर्श महसूस हुआ। राज ने मुड़कर देखा तो सामने डाकनी सुंदर मनमोहक रूप में खड़ी हुई थी। उसकी पोशाक, बाल, चेहरा सब इतने मादक थे कि कोई भी पुरुष उसके सम्मोहन में खुद को रोक नहीं सकता था। राज को बाबा की बात याद आ गई और उसने तुरंत हाथ जोड़कर उससे निवेदन किया। आप मेरी माता के समान हैं, मुझसे हुई गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या कह रहे हो राज? अब मैं तुम्हारी माता कब से हो गई? अपनी गर्लफ्रेंड को माँ कौन बोलता है? मैं जा रही हूँ। अगर ब्रेकअप ही करना था तो वैसे ही बोल देते। ओह रागनी, तुम कब आई? मैं तो सपना देख रहा था। अरे तुम्हें किसने माता कहा? तुम तो मेरी जान हो। कहते हुए राज ने रागनी की कमर में हाथ डाल दिया और अगले ही पल रागनी भयानक रूप में बदलने लगी और डाकनी साक्षात राज के सामने आ गई। ये तेरा इम्तिहान था, तू परीक्षा में विफल हुआ। एक पल के लिए भी तेरे मन से भोग नहीं गया, तू मुझे छलने चला था। इतना कहते ही डाकनी उग्र रूप में आ गई। अपनी आंख बरसाती आंखों से उसने राज की ओर देखा और वहां से गायब हो गई। अगली सुबह एक और मनुष्य खबर लेकर आई थी। राज के छोटे भाई अनुज की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। भाई की मौत की खबर सुनकर राज कई घंटों तक अकेले में बैठा रोता रहा। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने रस्सी से फंदा बनाकर अपने गले में डाल दिया और फांसी से झूल गया। तो दोस्तों, डाकनी का फाइनल पार्ट आज यहीं समाप्त होता है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आगे मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।